नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में फिलहाल सबसे बड़ी कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर महंगाई और बेरोजगारी है। इतना ही नहीं, गुजरते वक्त के साथ इन दो बड़ी समस्याओं की रफ्तार और तेज होती चली जा रही। उधर सरकार है कि राहत देने के बजाय मुसीबतों को और बढ़ा रही। हालांकि महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी को राहत दिलाने के लिए विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, फिलहाल जद्दोजहद कर रही है। पहले संसद के मानसून सत्र में सदन के साथ ही सड़क पर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर देश भर में चौपाल लगा रही है। 23 अगस्त तक चलने वाली चौपाल के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। हफ्ते भर चलने वाले इस आंदोलन का समापन 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली के रूप में होगा। इससे पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को भी महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। बहरहाल अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ ये चौपाल क्या जनता को राहत दिला पाएगी? क्या बेकाबू महंगाई काबू में आ पाएगी? सवाल ये भी है कि जिस समस्या का समाधान संसद के मानसून सत्र में नहीं हुआ, वो क्या महज हफ्ते भर की चौपाल के जरिए हो जाएगा? इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस की ये चौपाल जनता को राहत दिलाने के लिए है या सियासत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए? वहीं कांग्रेस की तरह बाकी दल भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ क्या कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे? जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे चौपाल की चौसर में। तो मौजूदा समय में महंगाई चौतरफा है। पेट्रोल डीजल के साथ ही आटा, दाल, चावल, सरसों तेल, यहाँ तक कि सीजनल सब्जियां और हर वो जरूरी सामान जिनका उपयोग हम रोजाना करते हैं, उनके दाम तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना नहीं, दही, लस्सी के अलावा दूध से बनने वाले अन्य प्रोडक्ट्स के बाद अब दूध भी महंगा हो गया है। राज्यों में दूध सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अमूल ने दूध के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। अमूल दूध बेचने वाली गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल मिल्क के दाम में 4% का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके अलावा मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है, जिससे खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को झटका लगा है। देखा जाए तो देश में महंगाई के झटके जनता को बार बार लग रहे हैं। आपको बता दें कि चौतरफा महंगाई से त्रस्त आम आदमी को राहत के लिए कांग्रेस बीच बीच में ही सही, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। बीते 5 अगस्त को कांग्रेस ने बेतहाशा महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया था। दिल्ली में जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की, तो अन्य राज्यों में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर हल्ला बोला था। वहीं अब कांग्रेस ने लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में महंगाई चौपाल लगाई है, जो 23 अगस्त तक यानी हफ्ते भर चलेगी। जबकि कांग्रेस के इस आंदोलन का समापन 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली के रूप में होगा। खैर, कांग्रेस की यह चौपाल आम आदमी को महंगाई से राहत दिला पाएगी? क्या इस नए आंदोलन के जरिए कांग्रेस के 2024 के महारण से पहले स्थिति मजबूत होगी? और इस चौपाल में कांग्रेस को दूसरी विपक्षी दलों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा या नहीं? वहीं कांग्रेस के इस आयोजन के जवाब में बीजेपी क्या कुछ नया करेगी? इसी तरह के कई और भी बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम अब जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के मुद्दे में। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं चौपाल की चौसर में जनता मांगे जवाब में आज के इस मुद्दे पर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश बीजेपी नेता गुलरेज शेख जी हैं। शेख साहब, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री और वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से राजकुमार सोनी जी। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले वर्मा जी, आपसे एक छोटा सवाल है। शेख जी आपके पास आएंगे। वर्मा जी, जो
पूरे हफ्ते भर ये हुआ कि देश भर में चौपाल लगाई जाएगी। मेरी आवाज आ रही वर्मा जी आपको? जी 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 त्रिपाठी जी जी। हाँ जी। देश भर में हफ्ते भर तक चौपाल लगाई जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि महंगाई के लिए केंद्र सरकार क्यों दोषी है। लेकिन हमें छत्तीसगढ़ का तो बहुत नहीं मालूम है, लेकिन पूरे प्रदेश भर से ऐसी कहीं से भी खबरें नहीं आई हैं जहां सांकेतिक रूप से भले ही चौपाल लगी हो, लेकिन जोरदार जो उस चौपाल का आम आदमियों तक असर हो, ये कहीं नहीं दिखा। त्रिपाठी जी, लगातार कांग्रेस इस विषय में प्रदर्शन करते आई है। 5 अगस्त को भी प्रदर्शन हुआ था और उससे पहले भी जिला स्तर पर और प्रदेश में पत्रवार्ता भी हुई, पत्रकार वार्ता भी ली गई थी और तमाम जगहों पे प्रदर्शन भी हुए। और निश्चित रूप से आज देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और जिस प्रकार से आम जनता की एक तरफ इनकम घट रही है त्रिपाठी जी, वहीं दूसरी ओर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। आपने ये जैसे जिक्र किया दूध के संदर्भ में, तो ये सर्वविदित है कि पिछले आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 महीना पहले ही अभी मार्च में 2 रुपए की वृद्धि हुई थी और फिर अभी 5 महीने के भीतर फिर से 2 रुपए की 4 रुपए वृद्धि सीधे दूध में। और ये केवल दूध में ही नहीं है, गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का हुआ करता था 1150 से पार है। आटा, मैदा, सूजी, दूध, दही, पनीर जैसे आम उपभोग की चीजों पर जीएसटी लगाया जा रहा है और उसके चलते बेतहाशा मूल्य वृद्धि जो हो रही है। जीएसटी में त्रिपाठी जी ये प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन वाला टैक्स है। जिस हाथ में जाता है वो विक्रय के लिए, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से ग्राहक, तो हर मौके पर जो मूल्यवर्धन होता है उस पर टैक्स लगता है। और इसके चलते जो है एक तरफ सरकार की आमदनी बढ़ रही है। ये मोदी सरकार के मुनाफाखोरी का ही प्रमाण है कि एक तरफ रिकॉर्ड जीएसटी संग्रहण हो रहा है, दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था में जीडीपी का ग्रोथ कहें या रोजगार के अवसर कहें लगातार घटते जा रहे हैं। तो ये इनका अनर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है। बिल्कुल में ऐतिहासिक संग्रहण के बावजूद जो दिखना चाहिए इफेक्ट अर्थव्यवस्था में जीडीपी के ग्रोथ को लेकर, रोजगार के अवसरों को लेकर, उसका निगेटिव असर दिख रहा है क्योंकि इनके फोकस में चंद पूंजीपतियों का मुनाफा है। हर साल जो टैक्स में कारपोरेट को राहत दी जा रही है, जो कारपोरेट का टैक्स 30% से घटाकर जो 22% किया गया है, उसी के कारण हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा है। आम जनता के लिए कोई राहत नहीं। आम आदमी आज भी जो स्लैब के अनुसार 10 लाख से ऊपर के इनकम पर 30% का टैक्स भर रहा है। जो भागीदारी फर्म है, 2 लोग 4 लोग या परिवार के सदस्य मिलकर अगर कारोबार करते हैं तो उनको 30% का टैक्स लगता है और अपने कारपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जो टैक्स की राहत दी है, उसी प्रकार से इनको आम जनता को, जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जो फूड सिक्योरिटी के नाम से जो खर्च होता है, उसको ये रेवड़ी का नाम देते हैं। लेकिन 11 लाख करोड़ चंद पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ करते हैं, वो असर भी इनको याद नहीं रहते। तो त्रिपाठी जी, देश की जनता दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ 90% लोगों की आय कम हो रही है। वर्मा जी आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए, लेकिन आपने जो हमने इंट्रोडक्शन दिया उसमें तो आपने बहुत अच्छे सुन लिया कि दूध के रेट बढ़ गए, लेकिन हमारे सवाल को आपने ध्यान नहीं दिया। हमारा सवाल आपसे था कि जो चौपाल आज से लगनी थी सब जगह, वो हमें खास नहीं दिखी। छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, तो वहां हो सकता है थोड़ा बहुत प्रभाव रहा हो, लेकिन पूरे देश भर में इसके खिलाफ चौपाल लगनी थी, हमें कहीं दिखा नहीं। त्रिपाठी आज से लगने की वाली बात नहीं है। 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच अपनी सुविधा अनुसार जो जिला कमेटी है और ब्लॉक कमेटी है, वो एक दिन तय करके लगाने का है। वो अलग अलग तिथियों में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहा है, उसकी पूरी तैयारी है और पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ता इसके लिए भिड़े हुए हैं। ये 3 दिन का कार्यक्रम नहीं है त्रिपाठी जी, माफी के साथ में 7 दिन का है। ये 17 से 23 के बीच में कोई एक दिन का चयन करके ये महंगाई की चौपाल जो बाजार के बीच में लगाने का है, वो कार्यक्रम एक दिन करना है। अलग अलग अपनी सुविधा अनुसार जो ब्लॉक और जिला कमेटी है वो तय करेगी। लेकिन विपक्ष सुविधा अनुसार नहीं चलना चाहिए, सुविधा अनुसार सरकार चलती है, आपको तो जनता के अनुसार चलना चाहिए। नहीं, हम तो कर ही रहे हैं त्रिपाठी जी, मतलब उसमें जनता की भी भागीदारी है और आम लोगों के साथ मिलकर इस प्रकार से, मतलब अलग अलग जो बाजार लगते हैं, जो बाजार का दिन होता है, उसके साथ साथ जो प्रमुख चौक चौराहे हैं, वहां पर व्यवस्था की गई है
और चलिए, अभी पूरे तक तो राज्य यहाँ में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश कहीं दिखा नहीं, शायद दिख जाए आगे चल करके। गुलरेज साहब, मैं ठीक है, वर्मा जी का काम है, विपक्ष में है, वो आरोप लगाएंगे ही, आप उत्तर देंगे ही। अगर आपकी अनुमति हो तो पहले हमारे साथ जो 3 निष्पक्ष अर्थशास्त्री, तपेश चंद जी बैठे हैं, अग्निहोत्री जी बैठे हैं, सोनी जी बैठे हैं, इनकी छोटी छोटी राय ले लूं, फिर आपके पास आऊं अगर आपकी अनुमति हो तो। जैसा आप उचित समझे। नहीं, जैसा आप उचित समझे, आप मेरे मेहमान हैं जी। नहीं। चलिए, हमारे साथ तपेश जी है। तपेश, थोड़ा संक्षेप में, महंगाई वाकई में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है मतलब महंगाई तो ये 30-40 सालों से चलती आ रही है, बहुत सारी फिल्में बन गई इनमें महंगाई को लेकर, महंगाई डायन खा जाया था, न जाने क्या क्या, हाय हाय महंगाई, बहुत सारी बातें। लेकिन अभी पिछले 2-1 साल में आपको महंगाई में कितना अंतर दिखा, थोड़ा संक्षेप में? महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ी है जी जिससे सबसे बड़ा कारण कर का बोझ है जी जब से जीएसटी लागू हुआ है जी तब से लोगों के लिए समस्या आ गई है जी कि वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। जी कारण यह है कि सभी राज्य सरकार को आय के स्रोत चाहिए और कमेटी बैठती है तो सभी राज्य और केंद्र मिलकर उस पर निर्णय लेते हैं और उसमें कर का नियोजन करते हैं। जी अब ये बताइए, पैक दूध पे और दही पे इस प्रकार से कर लगाना अनिवार्य आवश्यकता है वस्तु से, जी वो कितना जायज है? दूसरी चीज ये है कि महंगाई के पीछे तो एक कर का कारण है, दूसरा और एक कारण है कि हमारा प्रशासन, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, नियंत्रण कर पाने में असफल रहा है। जी एक मॉल में फिनाइल का 5 लीटर का बोतल 75 रुपए में मिल रहा है और दूसरे जगह वह 275 रुपए में मिल रहा है। ये 200 रुपए की मार्जिन जी क्या मायने रखता है? एक नकली मैं आपको असली तो हो फिनाइल का सकता है, उदाहरण- नकली असली भी हो सकता है। नकली असली सर, तो इतना नियंत्रण रहता तो नकली माल बाजार में क्यों आता? जी अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाई? दूसरी चीज, आपने कोई मानकता तय नहीं की क्या? जी एक मानकता तय होनी चाहिए जी तो संपूर्ण रूप से। आप तो टैक्स दे दीजिए, ऑयल, ब्रांडेड ऑयल का ही ले लीजिए आप उदाहरण। बाजार में कुछ और रेट में मिलेगा, ऑनलाइन में कुछ और मिलेगा, मॉल्स में अलग अलग रेट में मिल रहा है। जीएसटी एक है, उसके बाद फिर सबका अलग अलग कैसे रेट है? जी मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं अपने नियंत्रण को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं। जी अगर गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है तो ऐसे गुणवत्ता विहीन वस्तुएं बाजार में क्यों आ रही है? ये चीजें हमें सोचना होगा। हमारा प्रशासन हमेशा से इन चीजों को नियंत्रण कर पाने में असफल रहता है, चाहे स्थानीय हो, चाहे राज्य का हो, चाहे केंद्र का हो। हर स्तर पर नियंत्रण के पैरामीटर तय हैं, सबको उत्तरदायित्व का निर्धारण होना है, वो नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? एक ही शहर के अंदर एक ही वस्तु के 2 से 3 प्रकार के मूल्य हो रहे हैं। हर मॉल में, किराना दुकान में, होलसेल में, सब जगह अलग अलग रेट है। जी ऐसा कौन सा पैरामीटर है सर? ये कब से, आपने ये उसे- शुरू से निरंतर चला आ रहा, लंबे समय से, कि अभी 2-1 साल में ज्यादा हो गया? 2-1 साल में ज्यादा हो गया। जी। एक के साथ एक फ्री चल रहा है, 2 के साथ एक फ्री चल, वही सामान इस प्रकार से कैसे बिकेगा? और जी। जब आप उसमें का जीएसटी का कैलकुलेशन रसीद में देख लीजिए तो परसेंटेज तो वही लिखा रहेगा, लेकिन कुल मूल्य जो है ऊपर नीचे मिलता है। और इस चीज का मैं लगातार अध्ययन किया हूं और मेरे पास तो 2-4 बिले थे, मैंने सबको दिखाया भी है। क्या करते हो आप लोग कर, मैंने उनको समझाइश दी है। अब देखिए कि कितना क्या होता है। खास तौर पे भी मैंने 15 अगस्त के नाम पे जब किया था, 2-3 मॉल में मैंने बताया ये इस रेट पे मिल रहा है, इसके यहाँ जीएसटी इतना कट रहा है, आपके यहाँ कैसे कट रहा है? देखिए, क्वालिटी अलग हो तो मार्जिन क्यों अलग हो रहा है, रेट क्यों अलग हो रहा है, क्वालिटी क्यों अलग हो रही है, इसका कोई तय होना चाहिए। मैं कहा निकालिए दोनों के कंसेंट में मिलवा देता हूँ। इसमें बहुत दोनों के अच्छी, content तपेश जी से- आपने बहुत अच्छी जानकारी सरकार के नुमाइंदों को दे दी है। वर्मा जी छत्तीसगढ़ में है, गुलरेज जी मध्य प्रदेश में है। आपने जो कहा कि 75 रुपए और 275, तो वो एक आदमी 75 पे, एक दुकानदार 75 पे जीएसटी काटेगा, एक 275 पे काटेगा। अगर इसको मिलान कर लिया जाए तो बहुत आराम से पकड़ा जा सकता है कि भाई तुम महंगा क्यों बेच रहे हो और तुम नकली बेच रहे हो क्या, बहुत आराम से यही पकड़ा जा चीज़ है। सकता है। कौन से मूल्य पे कर निर्धारित हो रही है जी। ये बात हमें मालूम नहीं रहती। जी। जब एक तेल के 1 लीटर के बोतल में अगर 210 रुपए लिखा है तो वो उसे 150 में या 175 में कैसे बेच सकता है? जी जीएसटी कैसे, उसमें कहां पे, कौन से रेट पे जीएसटी लगी? जी ये तो जनता का जानने का हक है जो भुगतान कर रहा है। जी और यदि अगर 200 पे दे रहा है और उसे रेट को कम कर दिया जी। तो बाकी का टैक्स का पैसा कहां गया? जी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी चीज ये है जी। कि जनता के जागरूकता का भी अभाव रहा है। जी पहले साहब एक टेलर का अगर सिलाई का भाड़ा बढ़ जाता था कि उसका किराया मतलब जो मजदूरी बढ़ जाती थी
तो बड़े बड़े दुकानों में आप जरा दंगा फसाद प्रदर्शन हुआ करता था। अब तो किसी में कोई जागरूकता नहीं है। महंगाई बढ़ गई तो ये जिम्मेदारी महंगाई से विरोध करना राजनीतिक पार्टी की है, वो भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। पक्ष एक जगह पक्ष विरोध कर रहा है, दूसरी जगह विपक्ष विरोध कर रहा है राज्यों में, तो ये पूरी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की नहीं है, जनता की भी जागरूकता का परिणाम होना चाहिए। जनता बिल्कुल सोई हुई है, प्रशासकीय अधिकारी बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं। क्या उनको जाते हैं, क्या वो बाजार नहीं जाते? क्या उनके यहाँ किराना सामान नहीं आता? क्या उनके यहाँ रोजमर्रे के लेन देन नहीं होते? पर उन्होंने कभी बिल को उठा के स्क्रूटनी नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये उनका मामला है और इस पे हमको अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है उपभोक्ता के साथ निरंतर परेशानी बढ़ रही है। एक नहीं, इससे राजनीतिक ही नहीं, आम जनता भी परेशान है, कुछ अधिकारी भी परेशान है, शासकीय सेवक और मजदूर सब भी परेशान है। इस कारण कोई एक सख्त कानून व्यवस्था स्थापित करनी होगी। अब ये बताइए, आधा किलो कहीं मतलब 500 ग्राम के कोई भी सामान नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे मिलता है 440, कहीं पे मिलता है 400। क्यों भाई? एक स्टैंडर्ड फिक्स है, एक मानक तय है कि कौन से पैक आइटम का माल बिकेगा, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 100 ग्राम का। ये 75 ग्राम कहाँ से आ गया, 78 ग्राम कहाँ से आ गया, 379 ग्राम कहाँ से आ गया? इसका मूल्य का निर्धारण का आधार क्या है? आपके यहाँ तो पैमाना तय है ना, उस पैमाने के हिसाब से क्यों नहीं देते आप? बिल्कुल सही कहा आपने। इसका सुधार कैसे होगा, इस पे हम आपके पास फिर से आते हैं, कैसे सुधार होगा। गुलेज जी के पास भी जाना है, हमारे साथ राजकुमार सोनी जी हैं। सोनी जी, आपका अनुभव क्या कहता है इतने सालों का पत्रकारिता का? पाठी जी, मैं तपेश जी की इस बात से असहमत हूँ कि जनता सोई हुई है जी। दरअसल जनता सोई हुई नहीं है, जनता को सुला दिया गया है जी। और सुला देने का जो काम है, सो जाना सुला देने में जबरदस्ती और मर्जी वाला अंतर है, लेकिन सोई तो है। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे सुला दिया गया है कि अब जो है बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, अब जो है वो आप जाइए झंडी लगाने जी। अब आप मंदिरों में झंडी लगाने जाइए, मस्जिदों में झंडी लगाने जाइए, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सनातन धर्म की रक्षा करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करता हूँ कि भाई महंगाई भी एक मुद्दा है, तो वो लोग पागल लोग ये कहते हैं कि भले पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाएगा, 2000 रुपए लीटर हो जाएगा, हमारे लिए महंगाई मसला नहीं है, हमारे लिए जो है वो मोदी सरकार को वोट देना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद बन गया है, राष्ट्रवाद होना चाहिए। हाँ, राष्ट्रवाद अभी जो है ना, वो एक राष्ट्रवाद, कथित किस्म का जो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद चल रहा है और उस राष्ट्रवाद में महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे जो हैं वो दरकिनार कर दिए जाएं जी। अब आप बताइए, कई लोग बोलते हैं कि महंगाई है, वही स्मृति ईरानी को देखिए जो बड़ी बड़ी गैस की टंकी लेके बैठती थी, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सब्जी भाजी का बड़ा बड़ा बोरा और ये चावल और दुनिया भर का लेके बैठते थे। ये सब लोग कहाँ है? ये सब लोग हमको अब दिखाई नहीं देते। वो क्यों दिखाई देंगे सोनी साहब? वो सरकार में है, ये तो अब वर्मा जी को करना चाहिए ना। जंतर मंतर में स्मृति ईरानी टैंकर गैस की टंकी लेके बैठ जाती थी, कोई साइकिल चलाते थे बीजेपी वाले। आज इन लोगों को ये करना चाहिए। हाँ, तो यदि ये, मैं तो यही कह रहा हूँ कि यदि महंगाई एक मसला है और जनता उसमें शामिल होती है, तो जनता में चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों चाहे भारतीय जनता पार्टी, कम से कम एक मुद्दे पर तो एक प्लेटफॉर्म पे आके इसका विरोध किया जाना चाहिए कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है। आपने कितनी फिल्मों का नाम बताया, गानों का नाम बताया कि महंगाई डायन खाया जाता है और हाय हाय ये महंगाई, तो मनोज कुमार साहब की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में इस गाने का यूज हो गया था। महंगाई लगातार एक मुद्दा है, लेकिन फिलहाल उससे बड़ा कहीं मुद्दा है कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं या नहीं हैं, आपको मस्जिदों में मंदिरों में झंडी लगाना आता है या नहीं आता है, आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं या नहीं, आप आमिर खान की फिल्म का बायकॉट कर सकते हैं या नहीं, आप कितने बड़े देशभक्त हैं और सामने वाला कितना बड़ा देशद्रोही है। ये जो पूरा मसला है, इसने पूरे महंगाई के जो मुद्दे हैं, मसले, उसको लील करके रख दिया है। मेरा ये कहना है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, दिगर पार्टी के लोगों को भी इस पूरे आंदोलन में, इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। क्योंकि कई बार तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग तो जैसे तैसे जी ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी पीढ़ी है पता नहीं वो क्या खाएगी, किस तरीके से जिएगी, इस महंगाई का जो दूसरी जो एक पूरी स्थिति है उसका सामना कैसे। सोनी साहब, हम आपका अनुभव ये जानना चाहते हैं, पिछले 3-4 साल का
कंपैरिजन जानना चाहते हैं। उसके पहले भी महंगाई रही है, बढ़ती रही है, लेकिन ये पिछले 3 सालों में ज्यादा बढ़ी है कि एवरेज बढ़ी है कि कम बढ़ी है? देखिए भैया, कुछ भी हो सकता है त्रिपाठी जी। जब कंगना रनावत कहती है कि 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली है तो इस देश में कुछ भी हो सकता है जी। तो मुझे तो जो लग रहा है वो अनुभव ये है कि भाई महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अलबत्ता ये बात जरूर है कि उस पूरे मुद्दे को, जैसे कि मैंने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, शिवलिंग की स्थापना और दुनिया भर की जो जो चीजें हो सकती है, और फलाने मुल्लों को टाइट करना और मस्जिद में झंडी लगाना, ये सारे चीजों से दबा दिया गया है। आप खुद देखिएगा बच्चों की फीस कितनी महंगी हो गई है। तपेश जी ने कहा, उसके पहले आपने भी कहा कि दूध और पनीर कितना महंगा हो गया। मुझे तो कई बार शक होता है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं कि एक दिन उस हवा का भी टैक्स ना ले लिया जाए जी। हमको ये कह दिया जाए कि भाई हवा लेते हैं आप, ऑक्सीजन लेते हैं, ये देश की हवा है, आपको इसका टैक्स भरना है, इसमें कोई जीएसटी लगती वो भी करना है। और वैसे तो जो हमने कोरोना काल में देखा है वो ऑक्सीजन का टैक्स तो लिया ही गया था, तो इसमें कोई तो बड़ी बात नहीं है कि ऑक्सीजन का भी टैक्स ले लिया जाए, हवा का भी टैक्स ले लिया जाए। बहुत विचित्र स्थिति है त्रिपाठी जी। जी जी। और जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। नहीं, हम पूछना नहीं चाह रहे हैं, हम अग्निहोत्री जी के पास जाएंगे, लेकिन हमें चूंकि आपने कंगना रनावत ने क्या कहा है, ये बात आई थी, तो उसी पहले पर्दे से एक बात और निकल करके आई थी काफी दिनों पहले कि इस देश में रहने में भी अब डर लगने लगा है, इसलिए दोनों पक्षों की बात आनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल दोनों पक्षों की बात आनी चाहिए जी। और यदि आमिर खान ने यह कहा है कि इस देश में रहने से भी डर लगने लगा है, तो मुझे लगता है कि जो देश की पूरी स्थिति है जी, जो जिस ढंग से आम आदमी डरा हुआ है, जिस ढंग से भयभीत है, जिस ढंग से परेशान है, जिस ढंग से पूरा त्रासदी जीवन जी रहा है, तो अपने देश की कहीं पे भी बुरी स्थितियों की, बुरी नीतियों की आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है। आलोचना तो उनकी भी करनी चाहिए त्रिपाठी जी, जो देश को बेच रहे हैं और लगातार 2 उद्योगपतियों के हाथ में उन्होंने पूरे देश को गिरवी रख दिया है, उनकी आलोचना पर भी आपको विचार करना चाहिए और एक सवाल उनसे भी वो तो आलोचना हो ही रही है, उसी आलोचना पे तो आज सब्जेक्ट रखा है, उसी आलोचना पे सब्जेक्ट रखा है। दोनों पक्षों की जब आने की बात हो तो ये बात भी आए कि देश का रेलवे कैसे बिक रहा है, सार्वजनिक संपत्तियां कैसी बेची जा रही है, सार्वजनिक उपक्रम को किस ढंग से ठिकाने लगाया जा रहा है, एयरपोर्ट कैसे बिक गया है, और कुल मिलाकर के नौकरियां कैसे, खाली हाथों का काम का सवाल कैसे चमगादड़ की तरह लटका हुआ है, लोग बेरोजगार क्यों हैं, भूखमरी का शिकार क्यों है, गरीबी क्यों हावी है, ये सब सवाल भी उठना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश को बर्बादी के गर्त पर धकेलने वालों की जो स्थिति है उससे सचमुच में आमिर खान को तो बाद में डर लगने लगा होगा। मैं कहता हूं इस डिबेट में आपको कि ऐसे लोगों से तो मुझे भी डर लगता है कि मैं ऐसे लोगों की सरकार के अधीन यहाँ पर एक आम नागरिक बन के जी रहा हूं। एक नागरिक का बयान यहाँ पे दर्ज किया जाए, मेरा विरोध दर्ज किया जाए। चलिए, हमारा अग्निहोत्री जी थोड़ा सा भावुक हो गए थे, हमारे सोनी जी कुछ ज्यादा भावुक हो गए थे। और नहीं, मैं भावुक नहीं हुआ, मैं बहुत यथार्थ की बात कह रहा हूँ, भावुक नहीं हुआ हूँ। बर्दाश्त नहीं होती है कई लोगों को ये पीछे भावुकता का रूप दे दिया जाता है। ये तो हाय महंगाई 40 साल पहले बनी थी फिल्म, उस समय भी तो महंगाई थी। जी, वो महंगाई हमेशा रहेगी, लेकिन उसके लिए लड़ाई भी तो जारी रखनी है। जी। चलिए अग्निहोत्री जी, मतलब प्रेमचंद ने कहा था कि यदि हम आंदोलन नहीं करते हैं इसका मतलब मरे हुए हैं, यदि हम आंदोलन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी उपस्थिति है और हम जीवित हैं। जी, ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए, विपक्ष को सोचना चाहिए। नहीं, विपक्ष को नहीं, अभी वो त्रिपाठी जी, वो तपेश जी कह गए कि जनता सोई हुई है, जनता को सोचना चाहिए, वो तो राजनीतिक स्थिति। तो ये सोई हुई है ना, तपेश जी जो कह रहे हैं, आप सोई हुई और सुला देने वाली बात कर रहे हैं, है तो सोई। मैं तो सुला देने के वाले मामले में हूँ, और मैं जब सोई है भाई, जनता को ही सोचना है। जो आपने कहा महंगाई और ये सारे मुद्दे, तो जनता को सोचना है। क्यों झंडी लगाने, आपने कहा क्यों जा रही है झंडी लगाने, क्यों जगह जगह इस तरह की बातें हो रही हैं, क्यों कोरोना की महामारी थी, ठीक है, थाली बजाए, दीपक जलाए, सारी चीजें हैं। सनातन धर्म की रक्षा करे, अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा ना करे जनता। चलिए तो उसी में लगी हुई है। चलिए सोनी जी, हमारे साथ अग्निहोत्री जी हैं। अग्निहोत्री साहब, आप तो आर्थिक मामलों में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं, पिछले 40 साल से लिखते आ रहे हैं, पहले और अब में कितना अंतर देखते हैं महंगाई में? महंगाई का जो फिनोमेना है जी, वो आज का नहीं है जी, और अब कोरोना के बाद और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हो गया जी। तो मेरे ख्याल से 1974 में जिस फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं,
वो 1974 में आई थी मनोज कुमार की, रोटी कपड़ा और रोटी मकान। कपड़ा और मकान। जी उसके बाद पीपली लाइव का एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था, उसका भी आपने जिक्र किया, जी वो 2010 में आई। जी मुझे लगता है 1974 के पहले भी कई ब्लैक एंड वाइट एरा में फिल्में बनी हैं जिसमें महंगाई को लेकर के जिक्र है। तो ये कोई आज की बात नहीं, महंगाई तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बेरोजगारी भी बहुत पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ जिंदा हमेशा से रहा है। और जो ये चौपाल की इस बात, समय कुछ ज्यादा प्रभावी हो गया है, ज्यादा उत्पात मचाने लगा है इससे ये ज़्यादा मुद्दा। प्रभावी तो त्रिपाठी जी हमने तब देखा था जी। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी। जी तो आपने देखा होगा जिस तरह का प्रदर्शन, जो कुछ लोग नाम भी ले रहे हैं स्मृति ईरानी जी का, और भी जो नेता जो इस समय बड़े बड़े नेता जो सरकार में हैं, वो किस तरह का प्रदर्शन किया करते थे महंगाई को लेकर के, ये हमें याद है। जब 400 सिलेंडर था तब इतना बड़ा प्रदर्शन होता था, जी। अब 1000 का है तो प्रदर्शन उतना जबरदस्त नहीं तो हो रहा। जितना 65 रुपए पेट्रोल था, जबकि प्रति बैरल जी 140 रुपए डॉलर पहुंच गया था प्रति बैरल, जी तब 65 रुपए था। आज डॉलर में 82-84 रुपए, 82-84 डॉलर प्रति बैरल है, तब और सस्ता होना चाहिए और महंगा हो रहा। नहीं, मैं वही आपको बता रहा जी। हूँ कि इस समय फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जी तेल की कीमत जो है वो घट रही है। मेरे ख्याल से $90 प्रति बैरल के आसपास आई है। जी तो किसी भी जगह पर, किसी भी देश में इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होते हुए हमें नहीं दिख रही। उसकी वजह है, देखिए जो मैं बात कर रहा था कि जब बीजेपी अपोजिशन में हुआ करती थी उस समय इससे ज़्यादा हल्ला मचा करता था। आज जब इस बात का ऐलान हुआ, चौपाल के जो विषय हमारा है कि महंगाई पर चौपाल, जो कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है त्रिपाठी जी, जी तो आज पहला दिन है उसका। तो मैं 2 बजे से लेकर के लगातार, जब से आपका इस विषय की सूचना मुझे मिली कि मुझे आकर के यहाँ बैठना है, तो मैं 2 बजे से लगातार सारे टीवी चैनल देख रहा था, कहीं से चौपाल, महंगाई की चौपाल की कोई खबर है क्या। फुटेज भी नहीं देखने को मैंने मिला। पूरा जी। नेशनल न्यूज़ चैनल और स्टेट के सारे न्यूज़ चैनल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सारे न्यूज़ चैनल देखे 2 बजे से लगातार, लेकिन मुझे कहीं भी एक भी जगह खबर नहीं मिली जी। कि कहीं एक जगह महंगाई की चौपाल लगी हो किसी बाज़ार में। क्योंकि उसमें है जहाँ खुदरा बाज़ार है वहाँ पर लगाएंगे, जहाँ साप्ताहिक बाज़ार है वहाँ लगाएंगे, या जहाँ बड़े मार्केट हैं वहाँ पर भी लगाएंगे। तो कहीं से भी कोई खबर मुझे देखने को मिली नहीं। और ठीक है, 28 तारीख को इसका समापन होगा और हल्ला बोल 23 तारीख को, 28 को दिल्ली में। 28 को दिल्ली में उसका जी। समापन है, जी जब हल्ला बोल रैली होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपोजिशन में जो रहने का जो एक तौर तरीका है वो कांग्रेस को अभी तक आया नहीं है। हालांकि अभी 8-9 साल हुए हैं, तो उनको अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए था कि अपोजिशन में किस तरह से रह कर के आंदोलन किए जाते हैं। तो आंदोलन करने का तौर तरीका उनको आया नहीं। यह विषय जो है महंगाई, जी ये तो आज का विषय नहीं है, बहुत पुराना विषय है। लेकिन उसको किस तरह से उठाया जाता है वो हमने जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब देखा, और अब जब कांग्रेस अपोजिशन में है तब भी देखा। तो जिस तरह विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो सारे विपक्षी दलों को भी मिलकर के इस पे- महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि तपेश जी अर्थशास्त्री हैं और वो कोई वर्ल्ड वाइड कोई आंकड़े रखेंगे कि किस तरह की स्थिति है कोरोना के बाद की वो स्थिति देंगे और अभी रूस देंगे और रूस। यूक्रेन की स्थिति। जी लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो उस विषय को छू नहीं पाए शायद। नहीं, वो देंगे। इसके बाद चलेंगे, तपेश जी के पास जाऊंगा, वो निश्चित तौर पे ये आंकड़े भी देंगे। क्योंकि अमेरिका में भी 40 साल के उच्चतम स्तर पर महंगाई है, ब्रिटेन में भी 30 साल के उच्चतम स्तर पर महंगाई है। तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, लेकिन इस पर चुप रहने की बात नहीं है, जी। इस पर जरूर आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए गुलरेज साहब, सवाल करूं या आपने सबके जो आरोप लगे हैं, खासकर वर्मा जी के, उनके आरोप का उत्तर सीधे देंगे? देखिए, तपेश जी ने भी कहा कि इन 2 सालों में, 3 सालों में महंगाई बढ़ी है, और खास बात ये रही है कि जो कसावट होनी चाहिए प्रशासन में, उसके कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है महंगाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन कसावट तो आप ला सकते हैं जिसके कारण महंगाई से थोड़ा आम आदमियों को राहत मिले। सोनी जी का तो दर्द आपने सुन ही लिया होगा, बहुत सारे मुद्दे भटकाए जाते हैं। उनका सीधा आरोप यह है कि इस समय केंद्र सरकार जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे इतर दूसरे मुद्दे उछाल करके भटका देती है, आम जनता भी भटक जाती है उसके कारण। अग्निहोत्री जी को भी सुन लिया, अब आपसे हम उत्तर चाहेंगे इन सारे लोगों के।
सभी को नमस्कार करता हूं। जी। और चूंकि 7:40 पर मुझे निकलना था दूसरे चैनल के लिए, तो मैं अपेक्षा करता हूँ थोड़ा समय इतना बिल्कुल आप ही का समय। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, मैं सभी की बात को रखने का क्लब करके ही बात रखूंगा, चाहे कांग्रेस की बात हो या दूसरे हमारे मित्रगणों की बात हो। जी। जहां तक कांग्रेस की चौपालों का विषय है, चौपाल यदि महंगाई के लिए लगाई जाती तो फिर वो लगती, लेकिन ये जो है ना, जिसको कहते हैं कि नकाब पहनकर आना और काम दिखाना, उसका प्रयास किया जा रहा है। और मैं आंकड़ों से बात करता हूं हमेशा। अप्रैल के महीनों में महंगाई की दर थी 7.79% का इन्फ्लेशन की रेट था, जो कि अब जो है वो 6.7 पर है। उस समय इन्होंने इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की, कोई प्रदर्शन नहीं किया। जब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टाइट करना शुरू किया, इनके जितने भी भ्रष्टाचार थे उनको सामने लाने की कोशिश करना शुरू की, तो अधिकारियों को डराने के लिए, सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए एक तरह से ये छद्म कार्य किया जा रहा है, जो हमने दिल्ली में भी देखा और हमने यहाँ दूसरे राज्यों में भी जो कोशिश कर रहे हैं सूरत प्रदर्शन करने की, लेकिन वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो मास्क चीजें है, वो वास्तविकता नहीं है। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि यदि हम इन्फ्लेशन की बात करें, तो मैं जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, आप भी जानते हैं। तो यदि महंगाई की दर की बात करते हैं तो 80 देश ऐसे हैं आज के समय जिसमें डबल डिजिट में इन्फ्लेशन की दर चल रही है। भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट, जो मोदी सरकार ने जिसमें संशोधन किया है, उसके तहत ये होना चाहिए 2% से लेकर 6% पे कैपिंग है। वो हम उसको नीचे करते करते 6.7 के आसपास ले आए, और मुझे अपेक्षा है कि अगली जो तिमाही होगी उसमें ये 6 के नजदीक और आ जाएगी। अभी तक हम बात करते थे कि गैस की खूब बात हुई कि गैस की बॉटल के लेके इसमें जो बातें होती थी गैस सिलेंडर्स को लेकर, मैं कुछ डेटा समक्ष रखूंगा, तो नेशनल हमारे पड़ोसियों का और इंटरनेशनल। पड़ोसियों का इसलिए रखूंगा कि जैसे ही मैं इंटरनेशनल बात करूंगा तो ये सबसे पहला आक्षेप ये आएगा कि आप तो विकसित देशों की बात कर रहे हैं जहां की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है। तो मैं पड़ोसी देशों की भी करूंगा, दोनों की करूंगा। यदि हम हमारे देश की बात करें तो लगभग 1050, पूरे देश में बात करें तो 1050 के आसपास चल रहा है गैस का सिलेंडर का दाम, जो 14.2 किलोग्राम का वाला आता है। वो ही इतने ही वजन का गैस का जो पाकिस्तान में दर है वो 1113 है, श्रीलंका में 1240 के आसपास है, नेपाल में 1140 के आसपास है। ये हमारे पड़ोसी देश हुए। नहीं, पड़ोसियों में मत जाइए, पड़ोसियों में मत जाइए। श्रीलंका वगैरह की स्थिति आपको मालूम है। अरे भाई साहब, मैं अब मैं विकसित देश पे आऊंगा तो आप बोलेंगे कि उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। कनाडा में ये है 2411 रुपए के लगभग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये 1750 के आसपास। ऑस्ट्रेलिया में है ये 1760 के आसपास। ये पहले हमारे सोनी साहब एक मिनट, उनकी बात आ जाए। आप लोग बड़े ध्यान से सुना। इंटरप्ट नहीं किया था जब आप सब बोल रहे थे, तो मुझे भी, मैं इतनी अपेक्षा रखता हूँ कि मुझे भी इंटरप्ट नहीं किया जाए। देखिए, पहले खूब व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे, टेलीविजन शोज में भी हमसे डिबेट किया जाता था कि भैया पड़ोस के देशों की बात कर लो, आप अमेरिका की बात मत करो, इधर की बात मत करो, आप ये पाकिस्तान की बात करो, नेपाल की बात करो, श्रीलंका की बात करो कि पेट्रोल डीजल का भाव वहां क्या है और अपने देश में क्या है। आज स्थिति वो बन गई कि वहां पर पेट्रोल डीजल ही नहीं बचा, पंप सूखे हो गए। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय वातावरण है उसमें भारत की स्थिति क्या है। अब मैं हिंदुस्तान के आंकड़े की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लूमबर्ग के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग का जो लेटेस्ट फिगर है वो ये कहता है कि भारत में जो इन्फ्लेशन और रिसेशन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0% है। कितनी परसेंट है? 0%। हमारे बरस इंडोनेशिया की 3%, फिलीपींस की 8%, थाईलैंड की 10%, श्रीलंका की 85%, न्यूजीलैंड की 33%, साउथ कोरिया की 25%, चीन की 20%, भारत की 0%। अगर इसको प्रबंधन नहीं कहते हैं आर्थिक व्यवस्थाओं का, तो किसको कहते हैं मेरे भाई, आप ही बता दीजिए। चलिए गुलेर साहब, एक सवाल हमारा यहाँ बनता है, थोड़ा सा आपके पास बहुत जबरदस्त आंकड़े मिले, मैं अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ। ये जब 400 रुपए का सिलेंडर था यहाँ हिंदुस्तान में, तब इन कंट्रीज में क्या कितने का था? नहीं, उस
समय की बात करें यदि हम कि जो चार्ट गैस में तो विशेषकर ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है उसके बाद डबल हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतें, और हमारे ऊपर कितना भी प्रेशर आया है उसके बावजूद भी देखें हम रशिया से खरीद रहे हैं और अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को जेओपार्डाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो हम जो है देश के हित में हमारी फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए आप ये भी याद रखिए कि जब ग्लोबल इन्फ्लेशन हिट कर रहा है दुनिया में, और हो सकता है कि इस ईयर एंड तक 2008 से पूरी दुनिया भर में वैश्विक मंदी आ जाए, तो हमको अपना फॉरेन एसेट्स भी बचाने हैं, जो हमारी फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखे उसको बचाने, सब चीजों को भारत सरकार एक साथ कर रही है भाई साहब। लेकिन ये जो लोकल जो पैदावार है, कह सकते हैं स्थानीय पैदावार, सब्जी भाजी दूध, ये सब क्यों महंगे हो रहे हैं सर? अच्छा मुझसे आप ही बताइए। बिल्कुल महंगे हो रहे हैं। यदि मैं अभी मेथी की भाजी लेने जाऊंगा तो मुझे महंगी मिल रही है, ठंड में आती है, ठंड का सीजन है। और अगर मैं अभी भिंडी लेने जाऊंगा, मैं अभी गिलकी लेने जाऊंगा, मैं लौकी लेने जाऊंगा, सस्ती है। अगर आप गर्मी की चीजें लेने जाओगे, ठंड की चीजें बारिश में लेके जाओगे, तो आपको महंगी मिलना चाहिए। जो बो रहा है उसको उसका गुल्ले साहब सब्जी के बारे में बहुत बढ़िया बता दिया, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी मैंने जाते हैं, शायद आप भाभी जी जाती होंगी, आप नहीं जाते हैं। 80 रुपए किलो भिंडी है, 90 रुपए किलो लौकी है। और बारिश के मौसम में भी आप ठंडी का मौसम लाइए तब आपको सब्जी सस्ती मिलेगी त्रिपाठी जी। जी 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 सोनी साहब आपके पास आऊंगा थोड़ा सा। सीजनल वेजिटेबल सस्ती ही मिलती है जब सीजन होता है, ये बात सच है। मैं नहीं जाता लेने के लिए, और मैं सिंगल हूँ इसलिए भाभी जी भी नहीं जाती, मैं सिंगल हूँ, मेरी माँ लेने जाती है। लेकिन हाँ ये बात है कि सीजनल वेजिटेबल हमेशा सीजन में सस्ती मिलेगी। नहीं, लेकिन हम कुल मिला के आपने आंकड़े बहुत अच्छे दिए, खैर ये वर्मा जी उत्तर देंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति मैं निकलते निकलते हंसाने के लिए इतना कहूंगा, आपने कहा था कि भाभी जी लेने जाती होंगी, तो भाभी जी घर पर नहीं है। अभी 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है गुल्ले साहब, 3 मिनट बाकी है। वर्मा जी अपनी बात कह लीजिए। नतीजा है कि ये आरबीआई के आंकड़ों को नहीं मानते, ये सीएमआई के आंकड़ों को नहीं मानते। आरबीआई ये कहती है कि मीन टारगेट जो है महंगाई दर का 4% है और अपर लिमिट जो है वो 6% है, जो पिछले 36 महीने से उससे ऊपर चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो एक तरफ ये जवाब दें कि जब देश का कर्जा 3 गुना बढ़ गया, देश के सारे संसाधन, बैंक, बीमा, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सारी चीजें बेची जा रही है, उसके बाद भी उसका अर्थव्यवस्था में इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? जिस प्रकार से ये बार बार कह रहे हैं कि जो जीएसटी के कारण से नहीं है, जो कपिल जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि जीएसटी के कारण से कर का बोझ पड़ रहा है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है, ये व्यापारियों के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यापारी उस दर से वो टैक्स वसूल लेता है। लगातार जिस प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके ये प्रयास किया गया कि इनके जमाखोरों को, इनके कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोरों को संरक्षण दिया जाए, तो ये भाजपा का चरित्र है। आपको याद होगा 1955 का कानून है जिसमें से दलहन, तिलहन, अनाज को बाहर किया गया। लगातार वर्मा जी गुल्ले साहब चले जाएंगे, आपने जो आरोप लगाया उसका उत्तर तो ले लूं, नहीं तो वो चले जाएंगे तो आपके आरोप। एक बात और कहूँ, गुरुदेव जी ने जो कहा ईडी का नाम लेके, तो ये भाजपा ऐसी गंगोत्री है जहाँ एकनाथ शिंदे से लेके सुखराम तक, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेके येदियुरप्पा तक, मुकुल राय भी भाजपा में जाके चले वर्मा जी उत्तर ले ले, नहीं तो चले जाएंगे, उनको कहीं और जाना है। वर्मा जी उत्तर ले ले, आपके आरोपों का उत्तर नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जी गुल्ले साहब उत्तर दे दीजिए जल्दी से। मुझे तो समझ में नहीं आता राहुल गांधी जी जो है ईडी से और सीडी से इतना डरते क्यों हैं? नहीं, आप ईडी सीडी मत जाइए, उन्होंने जो अर्थव्यवस्था पे बात कही है उस पे, अर्थव्यवस्था पे जो उन्होंने आरोप लगाया है उस पे हम आपका जवाब चाहेंगे। देखिए जीएसटी का विषय है, जीएसटी के अंदर जितने निर्णय, सोनी साहब जी गुल्ले साहब, जीएसटी में के जितने निर्णय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी काउंसिल में अरे सोनी साहब उत्तर आ जाए, हम आपके पास आएंगे, आप अपनी पूरी बात फिर कहिएगा। सरकारों के वित्त मंत्री उसके सदस्य हैं, लेकिन ये निर्णय के लिए मंत्रिमंडल मंत्री स्तरीय कमेटी बनाते हैं। चले लखनऊ वर्मा जी वो चले जाएंगे, उत्तर नहीं मिल पाएगा आपको। वर्मा जी वो चले जाएंगे, उन्होंने पहले से ही अनुमति ले ली थी। जी
कि बोले साहब। चंडीगढ़ में भाई साहब पिछली बार जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें सभी राज्य जितने भी इंक्लूडिंग कांग्रेस शासित राज्य, उसमें आम आदमी शासित दोनों राज्य, उसमें अन्य द्रमुक शासित राज्य, उसमें तेलंगाना, इन सब राज्यों ने सर्वानुमति से कहा था कि हमको दूसरी चीजों के ऊपर भी जो अनपैक्ड स्टफ है, जिसमें आप अनपैक्ड पनीर भी हो सकता है, अनपैक्ड जो पैक्ड स्टफ है, सॉरी अनपैक्ड पैक्ड स्टफ है, उसमें पैक्ड पनीर हो सकता है, अनब्रांडेड बैग के ऊपर हमको जीएसटी लगाना है। ये केंद्र सरकार ने नहीं कहा था, ये सबका मिला जुला निर्णय था। उसके पीछे कारण था। अरे आप चिल्लाते हो तो मैं जा रहा हूँ। उनको जो क्षति हो रही है, नहीं ये तो कोई करती नहीं है। जब आप बोल रहे हैं तो वर्मा जी उसमें खामोश ना बताइए ना, ये अधिनायक पद है कि नहीं? तमाम भाजपा शासित राज्य भी उस पर सहमत है। बताइए उस पर फैसला क्यों नहीं लिया गया? मोदी सरकार को क्षतिपूर्ति के लिए टैक्स की वसूली 2036 तक चाहिए। जी उत्तर तो लीजिए वर्मा जी, उत्तर तो लीजिए। चिल्लाचट की दोस्त कभी नहीं करता। देखिए जीएसटी काउंसिल के अंदर जो अभी 5% टैक्स भी बढ़ा था, उसके पीछे कारण ये था जिसको सब रेडी हो गए थे, क्योंकि एमएसएमई को हमको एट पा लेना था। होता ये था कि एमएसएमई का जो छोटा व्यापारी होता है जो अनब्रांडेड चीज बेच रहा था, अब वो जो उसकी पैकेजिंग में उसके दूसरी चीजों के अंदर जो मटेरियल खरीदता था तो वो जीएसटी भरता था। उदाहरण के तौर पर उसने प्लास्टिक खरीदा उसको पैकिंग के लिए, उसको उसने जीएसटी भरा, लेकिन वो जीएसटी ले नहीं सकता था। तो हो क्या रहा था कि छोटे जो कारखाने जो एमएसएमई के होते हैं उन हमको नहीं भूलना चाहिए कि 90% से अधिक जो एमएसएमई ग्रामीण भारत में है, ना कि अर्बन इंडिया में है, तो उनकी कैपिटल वर्किंग वर्मा जी तपेश जी से ले लेते हैं, तपेश जी से उत्तर ले लेते, तपेश जी से पूछ लेते हैं। वर्मा जी तपेश जी गुलरेज जी जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उससे आप कितना सहमत है? धन्यवाद गुलरेज जी आपका। जी अग्निहोत्री साहब ने कहा और अभी जो बातें हुई उसमें एक बात बताऊं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, पर देश के अंदर महंगाई है, जीवन यापन के लिए आम नागरिकों को तकलीफ हो रही है। ऐसे दशा में आपको जीएसटी का रेट नहीं बढ़ाना था। अब बात जहां तक आती है यूक्रेन और रशिया के, एक बात तपेश जी, यहाँ जैसे वर्मा जी कह रहे हैं कि उसमें वर्मा जी सही पूछ रहा हूँ मैंने, बीजेपी शासित राज्यों की अनुमति हुई थी। 5% लगाने से इनपुट का लाभ मिलेगा। तो मेरी आपत्ति इस बात पे है कि एक्ट में नील रेटेड और जीरो रेटेड का भी प्रावधान है। 1% आधा % भी लगा सकते हैं, जिस प्रकार से सोने चांदी में लगता है। हीरे पे 1.5% टैक्स और दूध दही पे 5% टैक्स, ये तो मुनाफाखोरी है। नील रेटेड और जीरो रेटेड का भी प्रावधान है ना। जी तपेश साहब, यही चीज मैं कह रहा था इनको कि सरकार को जब रेट टैक्स लगाना था तो उसको न्यूनतम दर पर लगाते, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई का इतना बोझ है कि आम जनता उसे सह नहीं पा रही है। ऐसी दशा में आप अतिरिक्त करारोपण अनाज जैसे चीजों पर, एक तरफ किसान को हम सब्सिडी देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसके उत्पादन पर हम कर वसूलने की बात करते हैं। सबसे गंभीर बात यह है, हम कमाते हैं तो आयकर देते हैं, हम खर्चा करते हैं तो सर्विस टैक्स या जीएसटी देते हैं, और उसके बाद यदि अगर हम बचत कर लेते हैं तो बचत को भी आय में जोड़ के उसमें भी कर ले लेते हैं। तो राष्ट्र की प्रगति के लिए आय, व्यय और बचत, यही 3 मुद्दे तो होते हैं। और हर चरण में आप अगर टैक्स ले रहे हैं तो सोच लीजिए देश की जनता की क्या स्थिति होगी। कौन आदमी चाहेगा कि मैं इतना कर दूं? और देखिए, कर लगाना है, जनता दे रही है, कोई तकलीफ नहीं है, पर एक चीज आप भूलिए मत, कर का बोझ जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कर का अपवंचन या चोरी शुरू हो जाएगी। और आज जीएसटी में कर की चोरी हो रही है। मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं, मौका मिले तो मैं पूरे इनके टीम के साथ जाकर इनको दिखा सकता हूं कि कहां कहां चोरी हो रही है। क्योंकि मैं आज के देश में अपना समय इन्हीं बीच में घुमा रहा हूं पूरा, क्योंकि किताबी अध्ययन मैंने खूब कर लिया अर्थशास्त्र की चीजों को। अब मैदानी क्षेत्र में एक जगह जा जाके मैं देख रहा हूं, साहब एक से एक नवाब तरीके निकाल के जीएसटी की चोरी का चल रहा है। जैसे लोगों ने सर्विस टैक्स के नाम पे होटल पे लेना शुरू किया, और वो सर्विस टैक्स के नाम पे उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है और सर्विस के नाम पे सर्विस टैक्स ले रहे थे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब उन्होंने उसको बंद किया है।
तो ये सब चीजें जो हो रही है इसको नियंत्रण कौन करेगा? जी फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाद अग्निहोत्री जी के निवेदन था तो मैं बता दूं, जी पड़ोसी राज्यों में जो स्थिति हुई वो अत्यधिक ऋणग्रस्तता के कारण हुई। दूसरी चीज, यह दूसरे राष्ट्रों पर आधारित अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से पृथक है। अगर मेरे यहाँ आटा नहीं है तो मेरा पड़ोसी भी दे देगा, मेरे यहाँ चाय पत्ती नहीं है तो मेरे को पड़ोसी भी दे देगा। यहाँ की एक पारस्परिक समरसता का जो स्वरूप है, वो बात अलग है कि हम राजनीतिक पृष्ठभूमि से अलग अलग देख लेते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता इस देश से कायम है और आपसी भाईचारा प्रेम है। मैं आपको यह भी दिखा सकता हूं, दो राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं और बाहर जाके हंस के चाय पीते हैं, तो वो एक पृष्ठभूमि, एक अलग चीजें हैं। उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था किसी हालत में चौपट नहीं हो सकती। भारतीय नारी अपने पास भी अपना कोष संरक्षित रखती है। मौका पड़ने पर आपने, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ हो, चीन युद्ध हुआ हो, कारगिल युद्ध हुआ हो, महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र और गहने उतार के भी राष्ट्र को दिए। उस राष्ट्र के नागरिक को यदि अगर कर में छूट ना मिले, महंगाई बढ़ने के बाद भी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। इन सब चीजों को हमको सोचना पड़ेगा कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं। यद्यपि अभी जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से उन्होंने ठीक बोला कि लगभग 0.8% की महंगाई में कमी आई है। ये आंकड़े आए हैं। एक तरफ आपने कर नियोजित किया है, जी दूध पे, चावल गेहूं दाल पे, अनाज पे लगाया है अपने पेट फूड जो बन रहा है उस पे, और दूसरे तरफ कहते हैं कि जो महंगाई की दर कम हुई है। ये दोनों कॉन्ट्रावर्सी है, ये विरोधाभास है। हमको इन आंकड़ों पे तो ये आंकड़े कौन बनाता है तपेश जी? आंकड़े साहब हर स्तर पे बन रहे हैं। आरबीआई का सर्वे अलग है। आप साहब मेरे कॉलेज में आ जाइए, मेरे इंस्टीट्यूशन में आ जाइए, 4 लोगों से बात करेंगे, 4 किस्म की अलग अलग बातें आएंगी। फिर आप दूसरे 4 को पकड़ लीजिए और सब कोई अपना अपना रिपोर्ट बना लीजिए। जो सिलेक्शन है वो महत्वपूर्ण है। सैंपलिंग साइज जो होता है, सैंपलिंग मेथड जो होते हैं, ये कोई बताना नहीं चाहता है। आप किस आंकड़े को सही मान लेंगे? अब तक क्या हमारा आरबीआई और एसबीआई पे विश्वास था? मैंने कई बार एसबीआई के भी आंकड़ों को देखा है जो कि मुझे भ्रामक लगते हैं। जी अब मैं इसको क्या बता सकता हूँ? मतलब आंकड़ों में भी खेला हो रहा है, आंकड़ों में भी खेला हो रहा है। बिल्कुल आंकड़ों में खेला हो रहा है और इसको खेला जा रहा है। जी जो कुछ भी जानकारी आती है, पक्ष और विपक्ष जब केंद्र में बैठी रहती है वो सरकार, तो राज्य की आलोचना के लिए उस आंकड़े को दूसरे रूप में प्रस्तुत करती है। मतलब इसको किसी भी तरीके से समंकों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने के लिए अब कलाबाजी का इस्तेमाल हो रहा है और तथ्य सही सामने बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आप खुद निकल जाइए बाजार में कहीं भी, आप एक वस्तु का नाम बताइए, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा रेट कहाँ कहाँ अलग अलग मिलेंगे। जी मैं अब लगभग अपना 3 घंटा, रोज का 3 घंटा सर, आपको मैं मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पान ठेले से लेके जो मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उनके दुकानों तक जा जाके लोगों से बात करके ये चीजों को लेते रहता हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि ये एक जो रखा है इसको भी कीमत एक जगह 120 बोलेगा तो दूसरी जगह उसको 60 रुपए बोलेगा। अंतर क्वालिटी का थोड़ा है, मैं जानता हूँ, लेकिन जीएसटी उसी आधार पे लगा रहे हैं। क्या डिफरेंस? यही चीज तो मैं आपको पहले बताया कि जीएसटी का कहीं पे कोई आंकड़े देता नहीं है, लिख देता है 18%। अरे हर एक में 18% कैसे? नहीं, 18%। मान लीजिए 100 रुपए का है, 18% लगेगा तो 118 हो जाएगा, और वही चीज 200 बेच रहा है तो 36 रुपए हो जाएगा ना। यही चीज तो कहता हूँ, जब आप 120 में बेच रहे हो और लिखते हो जीएसटी सहित, तो मैं पूछता हूँ भैया इसमें जीएसटी कहाँ है, मुझे बताओ। जीएसटी के आंकड़े तो अलग से, राउंड फिगर में जीएसटी नहीं आ सकता जी। जिस तरीके की चीजें हैं और आपका जो उत्पादन की लागत है उसमें जीएसटी ऐसा जुड़ के आ ही नहीं सकता। कर सहित लिखना ही नहीं है, कर अतिरिक्त लिखना है आपको 18%। और आपका प्रिंट रेट आ रहा है, प्रिंट रेट के बाद आपका रेट ज्यादा कैसे हो जा रहा है, कम कैसे हो जा रहा है? आप जितने में बेच रहे हैं उपभोक्ता को माल, उसी पे तो जीएसटी लेंगे कि आप अपने हिसाब से कोई भी रेट छूट दे दे और उसका जीएसटी को कम कर दे। तो अगर ऐसा छूट देने के बाद जीएसटी अगर कम कर रहे हैं तो सरकारी राजस्व की चोरी या उसका अपवंचन हो रहा है। चलिए, तो आप उसे भी नियंत्रित करेंगे। और यदि अगर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा लेके कर रहा है तब भी सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। शासन क्या सर, शासन तो आप और हम चुनते हैं। जो प्रशासन अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी होते हैं वो स्थायी तौर पर बैठे रहते हैं, नियम कानून व्यवस्था को स्थापित करने की उनकी जिम्मेदारी है। महंगाई बढ़ने के लिए शासन से ज्यादा जिम्मेदार प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, जिनको नियम कानून कायदा और उनको प्राप्त
प्रशासकीय अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए सरकार होती है, बनाई जाती है। बेकार सोनी साहब के पास चलते हैं। सोनी साहब, आपका मत इसमें जानना चाह रहे हैं कि पेट्रोल, शराब, डीजल ये सब जीएसटी के दायरे में आने चाहिए कि नहीं? शराब को तो रखिए, पेट्रोल को क्यों रखते हैं? शराब को तो रखा जा सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं? पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। नहीं, देखिए क्या है कि कुछ चीजें जनता की बुनियादी जरूरतों में शामिल होती है। जैसे आप खाद्य पदार्थों को रख देंगे तो जनता की जो दैनिक दिनचर्या की जो चीजें होती है, आप गहनों को रख सकते हैं, विलासिता की वस्तुओं को रख सकते हैं, लेकिन भोजन पर आप टैक्स लगाएंगे, दूध पर टैक्स लगाएंगे, दही पे टैक्स लगाएंगे, पनीर पे लगाएंगे, कल को साग सब्जियों पे लगाएंगे, फलों पे लगाएंगे, तो ये कुछ ठीक नहीं। तो जीवन की जो चीजें जिससे गरीब आदमी भी प्रभावित होता है, क्या उन पर जीएसटी लगाना ठीक है? आप ही बताएं। तो जो विलासिता की चीजें हो सकती है उन पर हम सहमत हो सकते हैं, जो हमारी बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें भी नहीं है। जैसे कि आजकल लोग टीवी नहीं देखते, तो कोई टीवी नहीं खरीदेगा तो वो मतलब उससे क्या उसके जीवन पे फर्क पड़ जाना है? कोई मान लीजिए कोई एसी नहीं चलाएगा, पंखे में रहने का आदमी, तो उसके जीवन पे क्या फर्क पड़ जाना है? लेकिन यदि एक वक्त का भोजन ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसका जीवन तो प्रभावित होता है ना। तो ऐसी सारी चीजों पर कब्जा करके आप एक ऐसे रास्ते की ओर उसको धकेलना चाहते हैं, मजबूर बना देना चाहते हैं। कल को वो इतनी महंगाई से त्रस्त हो जाएगा तो कल को फिर यही जो सरकारें होती हैं वो मुफ्त का राशन बांटेंगी, और मुफ्त का राशन बांट करके तो सरकार किसी की भी मुफ्त का राशन बांट ही रही है, कांग्रेस भी बांट रही है, बीजेपी भी बांट रही है। मैं कहता हूं कोई भी सरकार बांटे, लेकिन यदि सरकार राशन बांटती है, मुफ्त का राशन बांटती है और उसको चुनावी एजेंडे के तहत बांटती है, चलिए 5 साल बांटती रहती है तो मैं उसको एजेंडा नहीं मानता, उसको जरूरत मानता हूँ। लेकिन यदि ठीक चुनावी एजेंडे के समय बांटती है और चुनावी एजेंडे के समय बाद बंद कर देती है तो इसको मैं चुनावी एजेंडा ही मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि उससे वोट लेने की एक रणनीति। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो 30% लोगों को और मुफ्त राशन बांटा गया 5 साल, वो सही था और बाद में काट लिया गया, उसको क्या कहेंगे? बाद में नहीं, 5 साल बांटा वो सही था क्या? 5 साल तो बांटा गया, और उसके नहीं, क्यों नहीं, गरीबों को क्यों नहीं राशन मिलना चाहिए? मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार भी दे रही है, उसके पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भी देती थी। गरीब, देखिए गरीबों को उसकी जरूरत की चीजें दे देना। और अभी तो लोग ये बोलते हैं कि नहीं अब वो हम कौन सा ये मोदी जी ने, लेकिन सोनी साहब इसका भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि गरीब और बने हुए गरीब। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। वो तो विजय माल्या के लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए, नीरव मोदी के लिए भी होना चाहिए, और इस देश से जो करोड़ों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो कितना रुपया लेके भाग सकते हैं। ललित मोदी के लिए भी होना चाहिए क्राइटेरिया। तो इस देश को डुबाने वाले जो है उनको भी वो जो संपत्ति, लेकिन सोनी जी जो लेके भाग गए हैं, सोनी साहब जो लेके भाग गए हैं, उनको जब कर्ज दिया गया था तो उसकी जांच परख होनी चाहिए ना। आप अगर एक कार के लिए लोन लेने जाएंगे 20 बार आपकी जांच परख होगी, बैंक भी करेगा। उनको 10-10 हजार करोड़ का कर्ज दे दिया गया, यूपीए सरकार ही थी उस समय, क्यों नहीं पूरा जांच की गई? मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल क्राइटेरिया होना चाहिए, और उस क्राइटेरिया के तहत जब ये दावा किया गया कि भी काला धन लेके आएंगे तो उसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं? उसी बाबा रामदेव के लिए भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि 35 रुपए में पेट्रोल दिलवाने वाले थे। मेरा कहने का सब चीजों का होना चाहिए। क्राइटेरिया की जब बात आएगी तो फिर सब पे क्राइटेरिया की बात आएगी, बिल्कुल होना चाहिए। आप इस बात को जान लीजिए त्रिपाठी जी, जो मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कि जो देश का आम नागरिक है वो इस बात को नहीं जानता कि रूस की और यूक्रेन की युद्ध स्थिति से कितनी महंगाई बढ़ी, वो इंडेक्स कैसा ऊपर नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट का उछाल क्या है, इसको देश के आम नागरिक को मतलब नहीं है। वो जब बाजार में जाता है सब्जी खरीदने, तब उसका जीवन प्रभावित होता है। सोनी जी थोड़ा समय हमारा कम है, एक बार अग्निहोत्री जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं क्योंकि समय अब खत्म हो रहा। जी अग्निहोत्री साहब। जी मुझे लगता है कि जो महंगाई की स्थिति है और जो विषय आज का है, चौपाल की चौसर, महंगाई पर चौपाल, मुझे लगता है कांग्रेस का ये बहुत अच्छा मूव है और ये वृहद स्तर पर उसको करना चाहिए ताकि जन जागृति आए। जी। क्योंकि यदि जनता में जागृति आएगी और वो अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस दिशा में आ सकता है, और सरकार का ध्यान भी जो है जनता की मांग पर, महंगाई जैसी जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसको कम करने पर लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए समय भी समाप्त हो गया। वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अब अगली बार बात करेंगे निश्चित तौर पे। अब बीजेपी के तो गुलरेज जी है नहीं कि सुने। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी आपका, सोनी जी आपका, तपेश जी आपका, अग्निहोत्री जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना मूल्य समय देने के लिए। तो महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मामूली कमाई और बेतहाशा महंगाई के बीच वो कैसे अपना घर चलाए,
कैसे बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करें। लोग इस इंतजार में हैं कि महंगाई कम हो या फिर स्थिर, ताकि वो खर्चों को मैनेज कर सके, लेकिन ऐसा होने के बजाय महंगाई चौतरफा बढ़ती चली जा रही है। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि महंगाई काबू में आएगी, क्योंकि महंगाई के खिलाफ विपक्ष 1 या 2 दिन हल्ला बोलता है और फिर ठंडा पड़ जाता है। अगर वाकई महंगाई से निजात पानी है और सरकार पर दबाव बनाना है, तो जरूरी है कि आंदोलन दमदार होना चाहिए, जिससे उसका असर हो। खैर, अब देखते हैं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ये चौपाल जनता को कितना राहत दिलाती है और इससे खुद कांग्रेस का हाथ भी कितना मजबूत होता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।